गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर आईएएस। माई सेल्फ पवन पांडे। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएंगे और जो बच्चे लाइव आ चुके होंगे कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करेंगे और ताकि हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू शुरू कर सके। तो सारे बच्चे एग्जामपुर आईएएस यूट्यूब चैनल्स के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। तो जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाएंगे और जो जुड़ जाएंगे तो एक बार वो कमेंट सेक्शन में आकर के फटाफट कमेंट करेंगे ताकि हम उनकी आपकी क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ा सके। तो देखिए बेटा, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। देखिए, हम लोग जो मिशन 1000 जो सिलेक्शन देने का जो है प्रॉमिस कर रहे हैं, तो इसका जो मेन टारगेट है आप लोगों को लिए बेटा, जो भी आपके 2022 में देखिए जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, ओवरऑल सभी एग्जामों को मिला करके बेटा हम आप लोग का इतना सिलेक्शन करवा करने का टारगेट रखे हैं। ठीक है, चाहे आपका यूपीपीएससी हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, तो कोई भी एग्जाम्स हो, सारे एग्जामों को मिला करके। अब ये मत बोलना कि अभी हम डायरेक्ट आपको यूपीएससी में ही 1000 दिलाएंगे, यूपीएससी में इतनी वैकेंटी नहीं आएगी तो हम कहां से दिलाएंगे। तो सारे के सारे एग्जामों को कवर करके हम ये लेके चलेंगे। देखो बेटा, आप इसके लिए के वो है अपॉर्चुनिटी क्या है बेटा इस कोर्स में। तो सबसे पहले आपको देखिए क्रैश कोर्स के रूप में बहुत पूरी की पूरी जो है सिलेबस कवर करा दिया जाएगा बेटा। करंट अफेयर भी आपको टॉपिक वाइज हम प्रोवाइड कराएंगे। 2000 आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, कंप्रेहेंसिव टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे टेस्टवाले.com पर। जूम मीटिंग जो जूम सेशन ऑर्गेनाइज कराएंगे, सभी फैकल्टी आपसे जूम क्लासेस लेंगे और आप वहां पे अपनी डाउट्स, अपनी क्वेरीज, अपनी जितनी भी आपके बेटा प्रॉब्लम हो सारी के सारे शेयर कर सकते हो। और फिर एक सेपरेट डाउट सेशन आपसे हम अलग रखते हैं इस जूम मीटिंग के अलावा। क्लास में ही आप वहां पे लाइव क्लास हमसे इंटरेक्ट हो सकते हो और इसके अलावा क्लास वाइज आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। और ये पीडीएफ आपको जो है हमारी जो है ये एग्जामपुर जो है कि ऑफिशियल ऐप से डाउनलोड होगा। तो इसके लिए आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वहां पर आपको जो है पीडीएफ वाइज पूरी की पूरी क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगी बेटा। आगे देखिए, ये आपके टाइम टेबल है। अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल 8 से आपकी 8 AM से आपकी क्लास शुरू होती है। 8 AM to 9 AM आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चलता है। 9 to 10 आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है। 10 to 11 इकोनॉमी की क्लास होती है। फिर उसके बाद साइंस टेक 11 to 12 होता है। इंडियन पॉलिटी जो है आपकी, देखिए ये आपकी जो है 2 से 3 होता है। फिर 3 से 3.5 आपकी जो है प्रीलिम्स एग्जाम ओरिएंटेड बूस्टर क्वेश्चंस आते हैं और 7 to 8 आपकी ज्योग्राफी की क्लास ऑर्गेनाइज की जाती है बेटा। आज की क्लास में देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, देखिए बेटा वैदिक सिविलाइजेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वैदिक सिविलाइजेशंस में हम ध्यान से देखिए हम क्या पढ़ने होंगे बेटा। तो वैदिक सिविलाइजेशंस में आज हम देखेंगे द सोशल लाइफ ऑफ द ऋग वैदिक पीरियड्स। ऋग वैदिक काल का देखिए सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सामाजिक जीवन में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, हमने आपको बताया था अगर हम देखो ऋग वैदिक काल की अगर सोशल लाइफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सामाजिक जीवन के बारे में, तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा फैमिली के ऊपर डिस्कस करेंगे। परिवार क्या है, व्हाट इज अ फैमिली। तो अब फैमिली का नेचर क्या है, यहाँ पे परिवार की जो प्रकृति है, क्या मैट्रियार्कल है फैमिली है या आपकी पैट्रियार्कल फैमिली है। तो हम फैमिली के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब मैट्रियार्कल या पैट्रियार्कल। तो देन वी डिस्कस अबाउट द वर्ना सिस्टम्स, तो हाउ द ओरिजिनेट द वर्ना सिस्टम, वर्ना सिस्टम्स की ओरिजिन कैसे होती है, ओरिजिनेट कैसे हुआ, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन द मैरिज एंड द वुमेन कंडीशंस, विवाह और महिलाओं की स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन द फोर्थ वाज द फूड एंड कल्चर्स, और उनके हम खाने और उनकी संस्कृतियों के बारे में देखेंगे और उनके वस्त्रों के बारे में बात करेंगे। एंड द लास्ट एंटरटेनमेंट, उनकी जो है मनोरंजन की जो नीतियां है, तो उनके मनोरंजन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें फैमिली के बारे में बात करें, ऋग वैदिक काल के परिवार के बारे में, तो ऋग वैदिक काल का देखिए परिवार जो है बेटा, परिवार कैसे हुआ करता था। तो ध्यान से देखिए ऋग वैदिक काल में देखिए परिवार, देखिए फैमिली के बारे में बात करें तो सबसे पहले आती है फैमिली में, देखिए बेटा क्या आती है, देखिए सोसाइटी के बारे में बात करते समाज के बारे में बात करें। ऋग वैदिक काल में सोसाइटी जो होती थी वो कैसी होती थी, का समाज देखिए कैसा था। देखिए तो सबसे पहले देखिए वो कैसा था, देखिए पैट्रियार्कल सोसाइटी मानी जाती थी, यानी वो पैट्रियार्कल सोसाइटी मानी जाती थी, पितृसत्तात्मक सोसाइटी मानी जाती थी। यानी जो है इसी को क्या बोलते बेटा,
मैन बेस्ड सोसाइटी यानी मेल सोसाइटी या पुरुष समाज इसी को माना जाता था, या इसी को हम क्या बोलते हैं, देखिए बेटा ध्यान से देखिए, ये आपकी मेल सोसाइटी या पुरुष समाज के नाम से जाना जाता था, या आपका देखिए मेल सोसाइटी या पुरुष समाज हुआ करता था। ध्यान से देखिए, आपकी सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी, मेल सोसाइटी, पुरुष समाज हुआ करता था। अब ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो पुरुष समाज है, आप ध्यान से देखिए, इस सोसाइटी का जो बेस बनता था, आधार बनता था, वो क्या होता था, देखिए बेटा फैमिली होती थी। क्या होती थी? फैमिली होती थी। सबसे पहले समाज कैसा था, देखिए पैट्रियार्कल सोसाइटी। The Rig Vedic period was the society of the Rig Vedic period was the patriarchal societies, and his societies was based on the family. और उनका जो परिवार था वो बेटा समाज कैसा निर्भर था? परिवार पर। अब देखो, कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी किस पे डिपेंड होती है बेटा? आपके देखिए परिवार पर डिपेंड होती है। अब सोचो कि अगर परिवार जो है, ध्यान से देखो कि अगर आपकी जो फैमिली है, ये देखिए आपकी जो फैमिली है, परिवार है, परिवार ही सब कुछ है, एवरीथिंग है। अब ये परिवार कैसा होता था, देखिए बेटा, इस परिवार कैसा होता था? ज्वाइंट फैमिली या सिंगल फैमिली? तो ये फैमिली आपकी देखिए बेटा ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। ये देखिए आपकी, देखिए ये देखिए परिवार जो आपका ये देखिए हुआ करता था, ये आपके देखिए बेटा ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। ये आपका परिवार जो था ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, संयुक्त परिवार की परंपरा करती, यानी सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, पॉली फैमिली का कॉन्सेप्ट हुआ करता, ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। अब इस परिवार का जो ओनर होता था, ध्यान से देखिए, परिवार का जो ओनर होता था, ध्यान से देखिए, परिवार का जो गार्जियन होता था, ध्यान से देखिए, वो कौन होता था? फादर, पिता होता था। और इसके ना रहने पर इसका जो है बड़ा लड़का, यानी जो होता था बड़ा लड़का जो होता था, वो आपका क्या बनता था भाई? परिवार का ओनर यानी मुखिया बनता था। परिवार का क्या बनता था? देखिए वो परिवार का देखिए बेटा ओनर बनता था, गार्जियन बनता था। अब इस तरीके से ये जो फैमिली है, ध्यान से देखिए, ये जो फैमिली है, इस फैमिली का जो मेन गार्जियन कौन हो गया? फादर हो गया। फादर के ना रहने के बाद इसका जो है देखिए, इसका जो है बिग सन, इसका जो है बड़ा लड़का क्या बनता था भाई? मालिक बन जाता था। इस तरीके से फैमिली हुआ करती थी। और फादर के लिए जो वर्ड यूज किया गया है, ध्यान से लिए, फादर के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो देखिए कि यूज किया गया है, देखिए नृत्य वर्ड यूज किया गया है। क्या वर्ड यूज किया गया बेटा? नृत्य वर्ड यूज किया गया है। तो नृत्य वर्ड यूज फॉर फादर इन द ऋग वैदिक पीरियड्स, एंड द फादर वाज द ओनर ऑफ द फैमिली, फैमिली का ओनर होता था, एंड फैमिली वाज द मेन, फैमिली वाज द बेस ऑफ द सोसाइटी। फैमिली जो होती सोसाइटी का बेस माना जाता, आधार माना जाता, एंड हिज सोसाइटी वाज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। और उनकी समाज सोसाइटी कैसा होता था? पुरुष समाज होता था, पितृसत्तात्मक समाज नहीं होता था, सॉरी मातृसत्तात्मक यानी मैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं होती थी। यू नो डेट्स, आपने देखा होगा कि इंडस सिविलाइजेशन जो थी, इंडस सिविलाइजेशन की सोसाइटी मैट्रियार्कल सोसाइटी, बट अपोजिट हियर, but here opposite for the Indus civilization to Vedic civilizations, totally opposites, because the Indus civilization was a matriarchal society, but Vedic civilization was a patriarchal society. सिंधु सभ्यता जो आपकी मातृसत्तात्मक सत्ता थी, जबकि ये जो सभ्यता है ये आपकी दही पुरुष सभ्यता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष समाज है। तो यहाँ जो है इस तरीके से सिंधु सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता से क्या थी बेटा? टोटली डिफरेंट हुआ करता था, या हम कह सकते हैं जो वैदिक सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता से बिल्कुल अलग हुआ करता था। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर समझ में आ रहा होता है एक बार जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग बेटा फटाफट जो है रिप्लाई करेंगे, जो है समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फटाफट जो है पूछेंगे तो हम उसको रिप्लाई करेंगे बेटा, दोबारा करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी एक बार फटाफट सभी लोग जुड़ जाओ, और जो बच्चे जुड़ चुके होंगे वो क्लास को भाई शेयर करते चलिएगा। ठीक है, अपने ग्रुप में शेयर करते चलिएगा। अब देखो बेटा हम बात कर रहे हैं, देखो सोशल लाइफ ऑफ द ऋग वैदिक पीरियड्स की।
ऋग वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सामाजिक जीवन में देखिए सबसे पहले हम क्या आते हैं बेटा, वर्ण सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। द सोशल लाइफ ऑफ द ऋग वैदिक पीरियड्स में हमने देखा फैमिली को, हमने सोसाइटी को डिस्कस कर लिया, यानी फैमिली को डिस्कस कर लिया। अब फैमिली के बाद देखो हम बात कर रहे हैं, देखो बेटा वर्ण सिस्टम की बात कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो अब देखो जब वर्ण व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट आता है बेटा, ये बहुत ही लार्ज कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान से देखिए वर्णा मीन्स क्या होता है। वर्णा का दो मीनिंग होता है। ध्यान से ये देखिए, ये जो वर्णा है बेटा, इसकी देखिए दो मीनिंग होती है। ध्यान से ये देखिए, जो वर्णा सिस्टम है, ये देखिए जो वर्णा है इसकी दो मीनिंग होती है। ये देखिए, ये जो आपका ये देखिए वर्णा है, इसकी दो मीनिंग होती है। फर्स्ट मीनिंग इसकी जो होती है देखिए लेटर होता है। फर्स्ट मीनिंग क्या होता है देखिए बेटा, इसका अक्षर होता है यानी लेटर होता है। और सेकंड मीनिंग इसका क्या होता है बेटा, रंग यानी कलर होता है। क्या होता है, रंग यानी कलर होता है। तो बोलते हैं ना, किस वर्ण के हो, किस कलर के हो, किस कलर के हो, व्हाइट हो या ब्लैक हो। और वर्ण का मतलब क्या होता है, अक्षर होता है। आपने नाम सुना होगा वर्णमाला, वर्णमाला अल्फाबेट नाम सुना होगा ना, वर्णमाला हिंदी में का खा गा घा ना चो चा छा जा जा जो हम पढ़ते। तो देखो बेटा यहां पर वर्ण का मीनिंग देखिए लेटर्स और जो है कलर दोनों है। बट हियर द मीनिंग ऑफ द वर्णा इन द ऋग वैदिक, तो वर्ण का मतलब यहां कलर से लिया जाएगा। और कलर के आधार पर दो भागों में लोगों को डिवाइड किया गया। एक को व्हाइट किया गया देखिए व्हाइट, और दूसरे को डिवाइड किया गया देखिए क्या कहा गया भाई, ब्लैक। जो व्हाइट थे वो कौन थे, जो आर्यंस थे। तो आर्यंस को क्या कहा गया भाई, व्हाइट कहा गया। और जो हड़प्पा के जो मूल निवासी थे यहाँ को, जो देखिए जो नेटिव्स थे, ध्यान से देखिए जो नेटिव्स थे, उन नेटिव को क्या कहा गया, उनको ब्लैक कहा गया। तो यानी ये जो आर्यंस थे ये मालिक बन गए, ये ओनर बन गए, और ये क्या बन गए, इनके गुलाम बन गए, दास बन गए। तो यानी इंडस सिविलाइजेशन आपने देखा कि जो कास्ट जो क्लासिफिकेशन, वो जो वर्णा क्लासिफिकेशन किया गया है, वो किस आधार पर किया गया है, देखो बेटा कलर के आधार पर किया गया है। अब कलर के आधार पर कैसे किया गया है, इसी वर्णा को आगे डिफाइन किया गया है। वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें कहां पे मिलती है, देखिए बेटा ऋग्वेद में। कहां पे मिलता है, देखिए ऋग्वेदा में मिलता है। तो ऋग्वेदा में के देखिए आपकी जो 10th मंडल है, 10वां मंडल है, 10वें मंडल में देखिए ऋग्वेद की जानकारी मिलती है। 10वें मंडल में हमने आपको बताया था देखिए बेटा पुरुष सूक्ता बताया था, देखिए पुरुष सूक्ता। तो इसी पुरुष सूक्ता में किसका वर्णन मिलता है, देखिए आपका वर्णा सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिलती है। द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्णा सिस्टम इज फाउंड इन द पुरुष सूक्ता, पुरुष सूक्ता में मिलता है। तो पुरुष सूक्ता व्हाट्स टेल, तो पुरुष सूक्ता में जो वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिली है वो किस पर आधारित है बेटा, वो आपके प्रोफेशन यानी व्यवसाय पर आधारित है। किस पर आधारित है, देखिए आपके प्रोफेशन व्यवसाय पर आधारित है, कर्म के आधार। अब देखिए पुरुष सूक्त में कहा गया है, ध्यान से देखिए क्या कहा गया, एक विराट महामानव है, एक विराट पुरुष है। कौन है, देखिए एक विराट पुरुष है। इस विराट पुरुष के देखिए मुख से यानी माउथ से जिसकी ओरिजिन होती है ब्राह्मणा, और उस विराट पुरुष के आर्म से जिसकी उत्पत्ति होती है वो कौन है, क्षत्रिय। थाई से जिसकी ओरिजिन हुई है वो वैश्य, और पैर से जिसकी ओरिजिन हुई है वो कौन है, शूद्र। तो अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, ध्यान से देखिए। अब ये देखो आपको एक विराट मानव है, कौन है, एक विराट मानव है। अब ध्यान से देखो एक विराट मानव है। देखिए यहाँ पे हम आपको डिफाइन करते चल रहे हैं इसको, ताकि नोट्स करते चलते रहे बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से देखिए वर्णा की जानकारी कहां मिलती है, वर्णा सिस्टम की जानकारी सबसे पहले देखिए बेटा हमें मिलती है, देखिए ऋग्वेद में मिलती है। कहां पे मिलती है, ऋग्वेदा में मिलती है। अब ऋग्वेदा में कहां पे, तो ऋग्वेदा को जो आपका देखिए 10th मंडल है, 10वां मंडल है, 10वें मंडल में मिलता है। कहां पे मिलता है, 10th मंडल में। अब 10th मंडल में किस जगह, तो 10th मंडल में देखिए बेटा पुरुष सूक्ता जो है, जो पुरुष सूक्त है, इसी पुरुष सूक्ता में देखिए आपका वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अब इस पुरुष सूक्ता में जो है वर्ण व्यवस्था की जानकारी, ये जो है
वर्ण सिस्टम जो है किस पर आधारित थी बेटा? तो ये देखिए आपके प्रोफेशन यानी आपके व्यवसाय पर यानी आपके कर्म पर आधारित था। किस पर आधारित था? कर्म पर आधारित था, व्यवसाय पर आधारित। अब देखो क्या कहा गया है इस पुरुष सूक्त में, कहा गया है, ध्यान से देखिए कि एक विराट मानव है। ध्यान से देखो क्या है? एक विराट मानव है, एक ब्रह्म है, एक ईश्वर है। कहां से आया, कैसे आया, कब पैदा हुआ? नो आइडिया, नो आइडिया। ये विराट मानव कहां से पैदा हुआ इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और कहा जाता है कि ये विराट मानव कौन है? लोग बताते हैं विष्णु है। कौन है? विष्णु है। अब ध्यान से देखो, इस विराट मानव के मुख से जो पैदा हुआ, इसके मुख से जो पैदा हुआ, माउथ से जो पैदा हुआ, उसका क्या नाम पड़ गया? देखिए बेटा, ब्राह्मणा कहा गया। उसको क्या बोले? ब्राह्मण वर्ड यूज किया गया। अगला देखिए, और इसके आर्म से, इसकी भुजाओं से जिसकी ओरिजिन हुई, उसका नाम दिया गया क्षत्रिय। बोलते ना, क्षत्रिय लोग क्या करते? लड़ाई करते, युद्ध। राजा लोग कौन होते थे? जो क्षत्रिय होते थे वही राजा बनते थे, जो कि वही लड़ाई लड़ सकते थे। उनको क्या नाम दिया गया? देखिए बेटा, क्षत्रिय नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? देखिए, क्षत्रिय कहा गया। देखिए, जो थाई से पैदा हुए, जंघों से जो पैदा हुए, उनको क्या कहा गया? देखिए बेटा, उनके लिए देखिए वैश्य वर्ड यूज किया गया, उनको वैश्य बनाया गया, वैश्य कहा गया। और जो पैरों से पैदा हुए, उनको देखो क्या नाम दिया गया बेटा? शूद्र नाम दिया गया। तो देखिए, 4 लोगों की ओरिजिन हुई, 4 कैटेगरी, 4 वर्ण आया। तो ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, ये 4 कैटेगरी निकल। ऑरिजिनेटेड फ्रॉम माउथ दैट इज नोन द ब्राह्मणा, originated from the arm that is known the kshatriya, and the thighs the vaishya, and the feet the shudra। तो जिस लोगों से देखिए जिनकी ओरिजिन होती है, उनको अलग अलग नामों से जाना गया बेटा। अब ध्यान से देखिए, अब ये कहा गया ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, ये नहीं था। आप जैसा कर्म करोगे, प्रोफेशन आपका जैसा होगा, पढ़ने पढ़ाने का काम करोगे, टीचिंग का काम करोगे, तो यू आर ब्राह्मणा, आप ब्राह्मण हैं। तो बट आप अगर लड़ाई का काम कर रहे हो, युद्ध लड़ रहे हो, तो फिर आप जो है यू आर क्षत्रिय, आप क्षत्रिय हैं। एंड आप अगर ट्रेड या व्यापार का काम कर रहे हो, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, तो यू आर अ वैश्य। और अगर आप जो है इन तीनों की सेवा कर रहे हो, श्रमिक हो, तो यू आर अ शूद्र। तो आप क्या बोले जाओगे बेटा? शूद्र के नाम से जाने जाओगे। तो इस तरीके से देखिए क्लासिफिकेशन किया गया था, कास्ट यानी वर्णा का क्लासिफिकेशन किया गया था बेटा। अब इसके अलावा देखिए, जे वर्णा है, ध्यान से देखो, पढ़ने पढ़ाने का काम क्या होगा? ब्राह्मण है, आपको ये ला करके खड़ा कर दिया गया। लड़ाई करोगे तो आपको ये क्षत्रिय राजा बना दिया जाएगा। अगर आप वैश्य हो, व्यापार करते हो, तो आपको देखिए शुद्ध 3rd कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया जाएगा। 4th कैटेगरी में आपको बेचारा शूद्र बना दिया जाएगा। तो ये 4 क्लासिफिकेशन किया गया था बेटा। तो 4 क्लासिफिकेशन, ये 4 क्लासिफिकेशन किया गया था। अब देखो, यहां से जो कई सारे देखिए चीजें पूछी जाती है आपकी परीक्षाओं में। देखिए बेटा, तो ये देखिए जो है आपको यहां से देखो क्या कहा गया। तो ये देखिए जो ब्राह्मणा होगा, ध्यान से देखिए, ये जो ऋग्वेदा में 10वें मंडल में कहा गया है, ये देखिए जो आपका, ये देखिए सॉरी, देखिए बेटा, ये जो आपका विराट पुरुष है, ध्यान देखिए, ये जो विराट पुरुष है, इस विराट पुरुष के देखिए बेटा जो माउथ यानी इसके जो मुख से पैदा होता है, उसको हम देखो क्या बोलते हैं। देखिए उसको हम देखिए बेटा ब्राह्मण के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? देखिए ब्राह्मणा के नाम से उसको हम जानते हैं। देखिए ब्राह्मण, उसको हम देखिए ब्राह्मण्स के नाम से जानते हैं। और फिर देखिए इसके जो है आर्म से जिसकी उत्पत्ति होती है, भुजाओं से जिसकी उत्पत्ति होती है, उसको हम देखिए
क्षत्रिय नाम से जानते हैं, उसको हम देखिए क्षत्रिया के नाम से जानते हैं, क्षत्रियाज के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा देखिए जो थाई से जो पैदा होते हैं, जिनकी उत्पत्ति देखिए थाई से होती है, थाइस से होती है, उनको हम देखिए हम क्या कहते हैं बेटा, वैश्य के नाम से जानते हैं। ये देखिए वैश्या बुलाते हैं। और फीट से जो इसकी ओरिजिन हुई है उनको हम देखिए क्या बुलाते हैं, देखिए बेटा हम उनको शूद्रा के नाम से बुलाते हैं। देखिए शूद्रा के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से, देखिए शूद्रा के नाम से बुलाते हैं। ये देखिए शूद्रा हुआ। अब ध्यान से देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। ये देखिए जो ब्राह्मणा है इनको जो है जनेऊ, आपने नाम सुना होगा ना जनेऊ, तो जनेऊ पहनते हैं ना बेटा, उपनयन बोलते हैं। तो ब्राह्मणों को देखिए क्या किया गया बेटा, ये देखिए सूत का जनेऊ पहनने का भी राइट्स दिया गया। इनको देखिए इनको जो है देखिए सन का जनेऊ पहनने का अधिकार दिया गया। इनको देखिए जो है सन का जनेऊ पहनने का अधिकार दिया गया। और इनको जो है देखिए वुलन का जनेऊ पहनने का अधिकार दिया गया। और कहा गया शूद्रों को जनेऊ पहनने का कोई राइट्स नहीं है। ध्यान से देखिए इन तीनों लोगों के लिए किसका सिस्टम किया गया, देखिए उपनयन का सिस्टम किया गया। क्या किया गया भाई, इन तीनों के लिए देखिए उपनयन यानी उपनयन का सिस्टम किया गया। क्या किया गया, देखिए बेटा उपनयन का सिस्टम किया गया। और तो जिन लोगों का देखिए उपनयन किया जाता है तो उन लोगों को क्या कहा जाता है, देखिए बेटा उनको द्विज बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं उनको, तो उनको देखिए द्विज कहा जाता है। और जिसका द्विज होता है तो वही इसका क्या होता है बेटा, सेकेंड टाइम रिबर्थ होता है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं, तो निम्न में से किसका उपनयन किया जाता है। ध्यान से देखिए तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दीज आर द्विज, ये तीन द्विज हैं। और कौन द्विज नहीं है, शूद्रा। तो द्विज किसे कहते हैं, जिन ब्राह्मणों को कहा गया सूत का जनेऊ। ये देखिए सूत का क्या करेगा भाई, ये सूत का जनेऊ पहनेगा, ठीक है। और ये क्षत्रिय होगा, ये देखिए सन का जनेऊ पहनेगा। और ये जो होगा ये किसके देखिए, और ये जो है उनका जनेऊ पहनेगा। तो जिन लोगों को जनेऊ यानी उपनयन, जनेऊ मीन्स उपनयन पहनने का राइट्स दिया गया, जिन लोगों का उपनयन संस्कार किया जाता था उनको क्या बुलाते थे बेटा, द्विज बुलाते थे। अब आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन द्विज नहीं है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्रा कौन द्विज नहीं है, तो देखो शूद्रा द्विज नहीं है। और बाकी सबको क्या कहा गया बेटा, द्विज कहा गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द द्विज, द्विज का मीनिंग क्या होता है, जिसका 2 बार संस्कार हो, 2 बार जन्म हो। जिसका 2 बार जन्म हो उसी को क्या बुलाते हैं बेटा, द्विज बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, द्विज बुलाते हैं। तो 2 बार जन्म का मतलब एक बार जन्म संस्कार, दूसरी बार जब उसका जनेऊ संस्कार किया जाता है तो उस व्यक्ति का दूसरा जन्म माना जाता है। तो देखो बेटा क्या कहलाएगा, ये द्विज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विज कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इनको क्लासिफाइड किया गया बेटा। अब ध्यान से देखना कि ये देखिए ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। अब ये जो क्लासिफिकेशन ये देखिए आए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, तो ऋग्वेद के देखिए बेटा 10वें मंडल में, ऋग्वेद का देखिए जो 10th मंडल है, देखिए जो 10वां मंडल है, इस 10वें मंडल में एक ऋषि है। ध्यान से कौन है, देखिए एक ऋषि है। और ये ऋषि एक एक्सप्लेन करता है। तो ध्यान से देखिए ये जो वर्ना सिस्टम है, देखिए बेटा ये किस पर आधारित है, आपके प्रोफेशन, व्यवसाय पर आधारित है। जैसा आप व्यवसाय करोगे उसी तरीके, पढ़ने पढ़ाने का काम, टीचिंग का करोगे तो पंडित, लड़ाई का काम करोगे तो आप जो है क्षत्रिय, व्यापार का काम किए, ट्रेड एंड कॉमर्स का काम करोगे तो आपको वैश्य, और जब तीनों की सेवा करोगे दैट इज नोन शूद्रा आप कहलाओगे। तो अब कहा गया, तो ध्यान से देखिए, तो ऋग्वैदिक काल में कास्टिसिज्म नहीं था बेटा, कास्टिसिज्म नहीं था। जैसा आप काम करोगे वैसा बनोगे। अब फॉर एग्जांपल देखो ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक ऋषि जो है, एक स्टोरी मिलती है। उस स्टोरी में क्या कहा गया है, एक ऋषि है और ये ऋषि कहता है, ध्यान से देखिए, एक ऋषि है और ये ऋषि कहता है कि मेरे फादर जो है, ध्यान से देखिए क्या कहता है,
ये ऋषि बोलता है मेरे फादर जो है ये क्या करते हैं भाई, गीत गाते हैं। ये क्या करते हैं, देखिए सॉन्ग गाते हैं। क्या करते हैं, सिंगिंग करते हैं, सिंगिंग सॉन्ग करते हैं। ये सॉन्ग गाते हैं भाई, ये गाना गाते हैं, सिंगिंग का शौक रखते हैं। और कहता है कि मेरी मदर जो है वो क्या करती है भाई, वो देखिए वर्कर यानी वो जो है हाउस वाइफ का काम करती है। ये देखिए हाउस कीपिंग का काम करती है। कौन सा, देखिए हाउस कीपिंग का काम करती है। ध्यान से देखो क्या कर रहा है, ऋषि है। ये ऋषि कहता है मेरे फादर जो है सिंगिंग करता है। ध्यान से देखिए, ये कहता है कि ध्यान से देखिए मेरा फादर जो है वो क्या करता है, देखिए वो देखिए सिंगिंग करता है और मेरी मदर जो है हाउस कीपिंग करती है। और कहता है कि मेरा काम क्या है भाई, वर्शिप पूजा करना है, पूजा पाठ करना है। ओके, कहता है मेरा काम वर्शिप है। मेरे फादर जो है सिंगिंग करते हैं, सिंगिंग करके क्या करते हैं भाई, पैसा कमाते हैं। तो सिंगिंग करना क्या है भाई, एक प्रकार का प्रोफेशन है, एक प्रकार का व्यवसाय है। तो ये पैसा गा कर करके पैसा कमाते हैं। देखिए, और मेरी मदर हाउस कीपिंग है, घर घर में जा करके लोगों के काम करती है, चौका बर्तन करती है। तो और कहता है कि मैं जो है पूजा पाठ करता हूं। अब ध्यान से देखो, अब जब ये पूजा पाठ करता है, ध्यान से देखिए ये पूजा पाठ करता है, तो पूजा पाठ करेगा तो क्या बन जाएगा, देखिए ब्राह्मणा बन जाएगा। ये देखिए क्या बन जाएगा, देखिए ब्राह्मणा बन जाएगा, ये ब्राह्मणा बन जाएगा। ये ऋषि जो है ब्राह्मणा बन जाए। इसका फादर सिंगिंग करता है, सिंगिंग करके ये देखिए क्या बन गया, देखिए तो ये इसका फादर देखिए आपका वैश्य बन गया। ये देखिए वैश्य बन गया। और मदर जो है हाउस वाइपिंग का काम करती है, तो ये देखिए क्या बन जाएगी, ये देखिए आपका शूद्रा बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, आपकी शूद्रा कहलाई। तो ये देखिए क्या बन गई भाई, तो ये आपका देखिए शूद्रा कहला दी। ठीक है, तो ये आपका देखिए शूद्रा बन गई। तो एक ही फैमिली में कितने लोग, फैमिली देखो एक है, और एक फैमिली में कितने कैटेगरी के लोग, 3 कैटेगरी। बेटा पंडित, बाप जो है वैश्य, और मदर जो है शूद्र। तो कैसा भाई, जैसा जैसा लोगों का काम है उसी काम के अकॉर्डिंग टू, अपने प्रोफेशन अपने कर्म के अकॉर्डिंग टू वो ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य शूद्र बन गए बेटा। तो देखो ऋग वैदिक पीरियड में क्या होता था, ऋग वैदिक पीरियड में कास्टिसिज्म नहीं था। वहां पर बेटा कास्टिसिज्म नहीं था, वहां पर जातिवाद नहीं था, जाति प्रथा नहीं थी। वहां पर बेटा आपका कर्म से होता था, जैसा कर्म करोगे उसी कैटेगरी में आप बने। पंडित का लड़का पंडित ही हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता था। आज के समय में फॉर एग्जांपल ऐसे लेते, कोई अगर कोई टीचर है, उनके 2 बेटे हैं। ध्यान से देखो, कोई पंडित जी है, उनके 2 बेटे। मान लो ऐसे कोई पंडित जी हो, वो टीचर है, उनके 2 बेटे हैं। एक जो है सेना में चला गया, एक डॉक्टर बन गया। अब पंडित जी है, टीचर है, तो वो तो कर्म से क्या बन गए भाई, ब्राह्मण बन गए। एक सेना में चला गया तो लड़ाई कर रहा है, तो वो क्षत्रिय बन गया। और दूसरा डॉक्टर बन गया, यानी व्यवसाय कर रहा है, डॉक्टरी क्या है, एक प्रकार का व्यवसाय प्रोफेशन है, तो वो देखो क्या बन गया भाई, वो तो वैश्य बन गया। तो फादर देखो पंडित, फादर पंडित हो गया, बेटा एक बेटा जो है क्षत्रिय और दूसरा बेटा आपका वैश्य बन गया। तो देखो बेटा कर्म के अकॉर्डिंग टू उस समय क्लासिफिकेशन किया गया था वर्ना सिस्टम का, और जाति के आधार पर नहीं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, यही ध्यान से देखें। वैदिक काल का जो वर्ना सिस्टम था वो किस पर आधारित था, कर्म पर या जाति पर। तो द वर्ना सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रोफेशन, वो कर्म पर, ऑक्यूपेशन पर डिपेंड हुआ करता था, ना कि आपके कास्टिज्म पर। तो दीज आर द ओके बेटा। अब देखो हम बात करेंगे, देखिए मैरिज एंड वुमेन कंडीशन। ऋग वैदिक काल में देखिए महिला की स्थितियों के देखते हैं बेटा, विवाह एवं महिला स्थिति को देखते हैं बेटा। अब ध्यान से देखिए, वैदिक काल के अगर विवाहों के बारे में बात करें, ध्यान से देखिए बेटा, अगर वैदिक काल के देखिए विवाहों के बारे में बात करें तो ध्यान से देखिए, तो वैदिक काल में देखिए ज्यादातर देखिए इंटरकास्ट मैरिज होता था। ये देखिए ज्यादातर कैसे, देखिए बेटा इंटर कास्ट मैरिज का देखिए प्रचलन हुआ करता था। वैदिक पीरियड में देखिए इंटरकास्ट मैरिज का एग्जाम्पल। अब इंटरकास्ट मैरिज का एग्जाम्पल कैसे देखो बेटा कहेंगे, तो ये अंतर जाति विवाह का होता था। अंतर जाति विवाह का देखिए फर्स्ट अगर एग्जाम्पल लिया जाए, ध्यान से देखिए कौन है, तो ऋषि अगस्त्य है। इनका अगर पहला एग्जाम्पल लिए थे, देखिए कौन है, देखिए ऋषि अगस्त्य को लेते हैं।
ऋषि अगस्त ने देखो किससे शादी किया था, इन्होंने लोपामुद्रा से शादी किया था। ऋषि अगस्त मैरिड विथ लोपामुद्रा, इन्होंने देखिए लोपामुद्रा से शादी किया था। ऋषि अगस्त मैरिड विथ लोपामुद्रा, तो लोपामुद्रा से इन्होंने शादी किया। तो ध्यान से देखिए, ऋषि है ये, अगस्त कौन है, देखिए बेटा ये एक प्रकार के, देखिए कौन है ये, ऋषि है, महात्मा है। तो ये देखो कर्म से क्या बन गए, देखिए तो ये कर्म से देखिए ब्राह्मणा बन गए, अकॉर्डिंग टू कर्मा, कर्मा के अकॉर्डिंग टू ये क्या बन गए, तो अकॉर्डिंग टू कर्मा ही वॉज अ ब्राह्मणा, तो ये ब्राह्मण बन गए थे। एंड लोपामुद्रा वॉज अ डॉटर ऑफ द इंद्र, और ये इंद्र की देखिए लड़की थी, यानी ही वॉज अ क्षत्रिय। तो अब देखिए ये क्या बन गए भाई, ये देखिए क्षत्रिय है, क्षत्रिय है। अब इन्होंने देखिए शादी किया, और देखिए इनकी पत्नी जो है क्षत्रिय, और इन्होंने ये अगस्त ऋषि कौन है, देखिए ब्राह्मण। तो यानी इंटरकास्ट मैरिज हुआ ना, इंटरकास्ट मैरिज हुआ। तो वैदिक पीरियड में जो मैरिज होती थी वो देखिए ज्यादातर इंटरकास्ट मैरिज होती थी। कैसी मैरिज थी बेटा, इंटरकास्ट मैरिज थी। ओके, आप कहोगे कि सर इंटरकास्ट मैरिज कैसे होते थे, अगर अगस्त ने कर लिया तो क्या सारे लोगों ने कर लेंगे? हाँ बेटा बिल्कुल, मैक्सिमम ये मान के चलो 80% शादी जो होती थी इंटरकास्ट ही होती थी। कैसे होगी उसको भी देख लो। आपको देखो कि वैदिक सिविलाइजेशन से पहले इंडिया में कौन सी सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, यहाँ के नेटिव्स लोग थे, और बाद में जब आर्यंस आए तो आर्यंस तो अपने साथ तो महिला लेके आई नहीं थे। तो आर्यंस ने जब अटैक्स किया, अटैक करने के बाद क्या हुआ, अटैक करने के बाद जो आर्यनों ने, आर्यंस लोग जो थे यहीं की महिलाओं से संतान उत्पन्न की, और बाद में वो क्या हुए भाई, तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो क्या बेटा इंटरकास्ट मैरिज का प्राचीन काल से ही जो है प्रचलन हुआ करता था। अब देखिए इंटरकास्ट मैरिज के आगे बात जो है, ये देखिए हम वुमेन कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं, महिला स्थिति के बारे में देख लेते हैं बेटा। तो देखिए वैदिक काल में जो विमेन्स थी, ये देखिए जो महिलाएं थी, ये देखिए महिलाएं थी, महिलाओं की स्थितियों के बारे में अगर बात करें, देखिए वुमेन कंडीशंस के बारे में बात करें तो कहा जाता है द विमेन कंडीशन इन द ऋग वैदिक पीरियड इज वेरी गुड। तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति क्या थी, देखिए बेटा बहुत ही अच्छी थी। क्या थी, देखिए वेरी गुड कंडीशन, महिला की कंडीशन क्या थी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी थी। कैसे, तो इसके लिए प्रूव करेंगे। तो देखो महिलाओं को राइट्स कौन कौन था, दे हैव राइट टू हंट, महिलाओं को शिकार करने का अधिकार दिया गया था। राइट टू एजुकेशन, महिलाओं को देखिए शिक्षा का भी अधिकार दिया गया था। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का भी अधिकार दिया था। महिलाओं को राइट टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, देखिए महिलाओं को राजनीति भी करने का अधिकार दिया गया था। ये देखिए महिलाओं को, देखिए ये देखिए पॉलिटिक्स, राजनीति भी करने का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा देखिए महिलाओं को और क्या था बेटा, यानी इसके अलावा देखिए महिलाओं को देखिए पॉलीथियस्टिक मैरिज भी करने का भी राइट्स दिया गया था। पॉलीथियस्टिक मैरिज भी कर सकती थी महिलाएं, ये देखिए पॉलीथियस्टिक मैरिज का भी राइट्स महिलाओं को मिला हुआ था। पॉलीथियस्टिक मैरिज मीन्स बहुपति विवाह, एक महिलाएं जो है, ध्यान से देखिए पॉलीथियस्टिक मैरिज मीन्स बहुपति विवाह, कोई भी महिला एक से ज्यादा पतियों से शादी भी कर सकती थी। जैसे आज का टाइम है ना बेटा, आज का टाइम है एक पति जो है कई महिलाओं से शादी कर सकता है, बट ये तो हिंदू धर्म में नहीं है अकॉर्डिंग टू, बट ये मुस्लिम लॉ में देखोगे एक जो है व्यक्ति वो क्या कर सकता है, 3 महिलाओं से शादी कर सकता है। पहले तो 5 था, अब तो 3 कर दिया गया है। बट हिंदू लॉ में अभी एक ही पत्नी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी भी क्या करते हैं, बहुत सारे जो हिंदूज है, जो पुरुष है, तो वो देखिए कई महिलाओं से शादी कर लेते हैं, 2-3 से कर लेते हैं। तो बट उस समय क्या था, पुरुषों को नहीं महिलाओं को ये राइट्स दिया गया था। कोई भी विमेन्स जो है, महिला है, तो पॉलीथियस्टिक मैरिज करने की उनके पास इंडिपेंडेंसी थी, स्वतंत्रता थी, आजादी थी, वो कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल द्रौपदी को ले लो, पॉलीथियस्टिक मैरिज का कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल मानी जाती है बेटा। तो अब देखिए महिलाओं को देखिए बहुपति विवाह करने का भी राइट्स दिया गया था।
इसके अलावा देखिए महिलाओं में देखिए क्या बैठा बेटा, महिलाओं को देखिए उपनयन संस्कार का भी राइट्स दिया गया था। महिलाओं का उपनयन संस्कार भी कराया जाता था। देखिए उपनयन संस्कार का भी राइट्स किसको दिया गया था, महिलाओं को। देखो ये भी रिसीव हुआ था किस टाइम पे, इन द ऋग्वैदिक पीरियड में महिलाओं को उपनयन संस्कार का भी राइट्स दिया गया। आगे देखो क्या है, महिलाओं में देखिए नियोगा सिस्टम का भी प्रचलन था। किसका बेटा, नियोगा सिस्टम, नियोगा प्रथा का भी प्रचलन था। तो देखिए बेटा महिलाओं को देखिए जो विमेंस थे देखिए नियोगा सिस्टम का भी राइट्स दिया गया था। दे हैव राइट टू द नियोगा प्रथा, नियोगा प्रथा का भी अधिकार दिया गया था। अब नाउ यू आस्क व्हाट इज द नियोगा। तो इन नियोगा सिस्टम में क्या होता था बेटा कि अगर किसी महिला का पति उसको छोड़ करके विदेश चला गया हो, या उसका पति जो है नपुंसक हो गया, बच्चा पैदा करने का योग्य नहीं हो, या उस महिला का पति मर गया हो, तो ऐसी स्थिति में उस महिलाओं को किसी दूसरे व्यक्ति से साथ या अपने किसी रिलेटिव के साथ संबंध बना करके बच्चा प्राप्त कर सकती है। दैट इज कॉल्ड द नियोगा। उसको क्या बोलते हैं बेटा, नियोगा प्रथा। तो महिलाओं को ये भी बच्चा भी प्राप्त करने का राइट्स था, यदि पति जो है ना हो तब भी जो है बच्चा प्राप्त करने का राइट्स दिया गया। दैट इज नोन द नियोगा प्रथा, नियोगा प्रथा था। अब ध्यान से देखिए बेटा इसके अलावा और कौन कौन से राइट्स थे। इसके अलावा देखिए विडो रीमैरिज का भी अधिकार था। देखिए बेटा विडो रीमैरिज का भी अधिकार था। ये देखिए विधवा पुनर्विवाह का भी अधिकार दिया गया था महिलाओं को। देखिए ऋग्वैदिक पीरियड में अगर किसी महिला का पति मर गया हो या पति ना हो तब भी वो क्या कर सकती है, दोबारा शादी कर सकती है। तो देखो विडो रीमैरिज का भी राइट्स दिया गया था। अगला देखिए बेटा उस समय चाइल्ड मैरिज बैन था। देखिए चाइल्ड मैरिज क्या था, देखिए चाइल्ड मैरिज पर बैन लगाया गया था। देखिए चाइल्ड मैरिज उस समय बैन कर दिया गया था। चाइल्ड मैरिज ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं होता था। तो देखो ये सारे राइट्स किसके शो कर रहे हैं बेटा, महिलाओं के लिए शो कर रहे हैं। तो अब देखिए कि वैदिक काल में जो महिला की स्थिति थी वो क्या थी बेटा, बहुत ही ज्यादा गुड थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी। आज के समय में सोचो आपको पॉलीथियस्टिक मैरिज करने का अलाउ है? आज के टाइम पे बेटा अगर देख लो किसी भी महिला को कह दिया जाए कि भाई एक से ज्यादा पति रखेगी तो कोई बर्दाश्त करेगा? मौत के घाट, ऑनर किलिंग कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा उसका, ऑनर किलिंग कर दिया जाएगा। तो बट उस टाइम पे देखो क्या हो रहा है, उस टाइम पे देखो क्या हो रहा है, महिलाओं को यह भी आजादी मिली हुई है। दे हैव टू राइट ऑफ द पॉलीथियस्टिक मैरिज एंड नियोगा सिस्टम। सोचो अभी क्या हो रहा है, पॉलीथियस्टिक के अलावा सोचो ये तो नियोगा सिस्टम भी दिया जा रहा है। अगर पति ना हो, पति नपुंसक हो तो क्या कर सकता है भाई, दूसरे से संबंध बना करके बच्चे प्राप्त कर सकती है। तो नियोगा सिस्टम भी लाया गया था। आज के समय में अगर पति को पता चल जाए कि भाई ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है तभी क्या होगा, ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग। बट उस समय का देखो कि वैदिक पीरियड में कितनी आजादी थी महिलाओं की, कितनी फ्रीडम थी इन लोगों के लिए। तो देखिए ये आपका कौन सा एक्सप्लेन करता है, तो देखिए वुमेन कंडीशन। तो वुमेन कंडीशन और वर वेरी गुड इन द ऋग्वैदिक पीरियड्स। महिला स्थिति क्या थी बेटा, बहुत ही अच्छी थी। बट लेटर्स इन द स्टार्टेड इन द पोस्ट वैदिक एरियास द वुमेन कंडीशन इज धीरे धीरे क्या होता है बेटा, ये डाउनफॉल होने लगा। अब जितने ये राइट्स दिए जा रहे हैं सारे राइट्स धीरे धीरे छीने जाएंगे और एक समय ऐसे आ जाएगा और इनकी सारी राइट्स को खत्म कर दिया जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा शिकार करने का अधिकार छीन लिया जाएगा। जैसे जैसे पुरुष समाज हावी होता जाएगा और महिला समाज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। शिकार करने का अधिकार छोड़ लिया जाएगा। कहेंगे पढ़ाई लिखाई भी कम कर दिया जाएगा, उतना पढ़ो जितना काम चलाऊ हो। फिर पॉलिटिक्स, जो सभा आपको बताया था ना, सभा एंड समिति टू हाउस इन द ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक काल के 2 सदन हुआ करते थे। सभा जो अपर हाउस थी वहां पर महिलाओं क्या करती थी, महिलाएं चुन करके जाती थी। महिलाओं का सिलेक्शन किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था, महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट करती थी। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा महिलाओं का बेटा पॉलिटिक्स करना बैन हो जाएगा। पॉलीथियस्टिक मैरिज बंद कर दिया जाएगा। उपनयन संस्कार पोस्ट वैदिक के जाते जाते खत्म कर दिया जाएगा। नियोगा प्रथा भी खत्म कर दिया जाएगा। विधवा पुनर्विवाह जो अभी स्टार्ट है, विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार है, वो भी खत्म कर दिया जाएगा। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह का धीरे धीरे
प्रचलन धीरे धीरे स्टार्ट होना, बाल विवाह यानी शुरू हो जाएगा बेटा, बाल विवाह की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो देखो ये सारे राइट्स धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। और जब आपको सोचो कि अभी तो ठीक है, धीरे धीरे ये प्रोसेस 1000 BC के आफ्टर 1000 BC से स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे समय बढ़ता है, ध्यान से देखिए, मौर्यंस के बाद गुप्ता पीरियड में आपने सुना होगा सती प्रथा का फर्स्ट एविडेंस मिलता है। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द सती प्रथा फाउंड इन पीरियड ऑफ द गुप्ता पीरियड्स इन 510 ईस्वी, ध्यान से देखो 510 ईस्वी में फाउंड फ्रॉम द एरन इंस्क्रिप्शन इन द पीरियड ऑफ द भानुगुप्ता, इन पीरियड ऑफ भानुगुप्ता। तो भानुगुप्त के समय में 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा का एविडेंस, फर्स्ट एविडेंस ऑफ द सती प्रथा का मिलता है बेटा। तो अब सोचो कि महिलाओं को पति मर गया तो उसको, महिलाओं को भी मरना अनिवार्य कर दिया गया। अगर जो महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं, सती प्रथा नहीं करती हैं, तो इट मीन्स क्या होगा, तो वो महिलाएं को समाज में उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता था। यानी इतने ताने मारे जाते थे महिलाओं को, अंत में कहा जाता था कि भाई वो भी सती हो जाए पति के साथ, यानी ताकि तभी स्वर्ग मिलेगा। ऐसा कौन सा कर्म कर दिया, तो आते ही शादी के बाद पति को मार दी और अपना तो जिंदगी खराब की। तो इसलिए लोगों ने ऐसा टेंडेंसी बना लिया कि भाई पत्नी को भी ऊपर पहुंचा दिया जाए पति के चिता के साथ। तो सोचो सती प्रथा आ गई। और इस सती प्रथा का अगेंस्ट यानी रिवोल्ट किसने किया, विद्रोह किसने किया, तो सती प्रथा के खिलाफ जो बगावत करने का हिम्मत किसने किया, तो राम मोहन राय ने किया, राजा राम मोहन राय ने किया। और अंत में सती प्रथा को क्या किया गया, पूरी तरीके से फिनिश किया गया, उसको पूरी तरीके से समाप्त किया गया, भाई कानूनन लीगली तरीके से बैन किया गया। तो सोचो कि ऐसे ऐसे तुलसीदास जी का समय आता है, तुलसीदास जी ने महिलाओं की कंडीशन को और भी ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो महिलाओं का कंपेयर देखो किससे किया गया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ते कंपेयर। तो वुमेन्स के सिचुएशंस को कंपेयर किया गया बेटा ढोल से, जानवरों से, इलिटरेट पर्सन से किया गया है। कहते हैं कि जब तक ढोल को जितना पीटोगे उतना बढ़िया आवाज देगी। अगर किसी अनपढ़ को अगर कोई चीज समझाओगे तो उसको भी समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन 2-4 थप्पड़ लगने के बाद उसको भी समझ में आ जाता है। जानवर को जब तक 2-4 डंडे लगते नहीं है तब तक वो भी कंट्रोल में आने वाला नहीं है। तो जानवर की तरह कौन है भाई, ये आपकी महिलाएं भी हैं, इनको भी जो 4 जब तक ना लगे ये भी कंट्रोल में आने वाले नहीं। तो सोचो कि तुलसीदास के पीरियड में, यानी तुलसीदास कब के थे, अकबर के समय के थे। तो आपके अकबर का टाइम कितना था, अकबर का टाइम आपका देखिए 1554 के था, 1554 के आसपास का देखिए अकबर का टाइम था भैया। तो अब देखो 1554 के आसपास में जब अकबर का शासन होता है तो उस समय सोचो कि महिलाओं को किस किस से कंपेयर किया गया, यानी महिलाओं की स्थिति क्या थी बेटा, और भी ज्यादा खराब थी, और भी ज्यादा देखो कंडीशन इनकी बहुत ज्यादा खराब हो गई। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, आज के टाइम पे ले लो, अब जो है महिलाओं की जो कंडीशन क्या बेटा, टॉप पर है। जब से आपके यहाँ ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद अब धीरे धीरे महिलाओं का उत्थान शुरू हुआ। अब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, तमाम तरीके से अब स्कीम आ रही है, ठीक है, महिला साक्षरता, किशोरी बालिका योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी, मारो लाडो, तमाम तरीके की स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा परफॉर्मेंस किए जाते हैं, स्टार्ट किए गए हैं कि महिलाओं की स्थिति को मेंटेन करने के लिए अब इनको देखो अलग से रिजर्वेशन का भी प्रावधान प्रोविजंस किया गया। तो देखिए, तो वैदिक पीरियड में वुमेन कंडीशंस क्या था बेटा, बहुत अच्छा था। बट बीच वाला जो पीरियड्स था आफ्टर द ऋग वैदिक पीरियड्स के बाद क्या हुआ, ये कंडीशन जो है धीरे धीरे बेटा बिल्कुल डाउन होता चला गया, खराब होता चला गया। किसके, महिलाओं की स्थिति को लेकर के बेटा। आगे देखिए बेटा, हम अगर आर्यों के फूड्स के बारे में बात करें, आर्यों के भोजन के बारे में बात करें, तो दे हैव तो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। ये देखिए वेज और नॉन वेज दोनों भोजन करते थे। आर्यंस लोग दिखे थे बेटा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे, और वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। कौन, ये आर्य लोग करते थे बेटा। अगला इनके देखिए कपड़े को देखिए,
आर्यों के कपड़े को देखिए 3 भागों में डिवाइड किया जाता था। तो ध्यान से देखिए बेटा, इनके जो कपड़े होते थे देखिए, एक को बोलते थे देखिए नीवी, दूसरे को बोलते थे वास, और तीसरे को बोलते थे देखिए अधिवास। क्या बोलते थे देखिए? अधिवास। अब देखो, इनके जो कपड़े होते थे उनको 3 भागों में डिवाइड किया है, नीवी, वास, अधिवास। कमर से जो नीचे पहनते थे, यानी जो पैंट्स वगैरह होते थे, जो कमर से नीचे जो कपड़े पहने जाते थे उनको क्या बुलाते थे बेटा? नीवी बुलाते थे। और कमर से जो ऊपर पहना जाता था उसको क्या बुलाते थे? वाश बुलाते थे। और कमर के यानी जो हम चादर या जो है गमछा या दुपट्टा या ओढ़नी टाइप, शॉल टाइप में जो हम लपेटते थे चारों तरफ से, उसको क्या बुलाते थे? देखो बेटा, अधिवास बुलाते थे। तो ध्यान से देखना, इनके जो क्लॉथ्स थे, आर्यंस के जो क्लॉथ्स थे, जो वहां के जो मेल्स या फीमेल्स थी, तो उनके 3 पार्टों में डिवाइड किए गए उनके क्लॉथ्स को। कमर से नीचे जो पहनते थे नीवी, एंड कमर से जो ऊपर पहना जाता था वॉश, और जो आपको चादर या फिर दुपट्टा या ओढ़नी टाइप में लपेटा जाता था, दैट इज नोन द अधिवास। ओके, तो ये देखिए 3 तरीके थे। और इनके जो कपड़े होते थे, ये देखिए बेटा, ये कॉटन और वुलन दोनों के होते थे। कॉटन और वुलन दोनों के होते थे। समर में वो कॉटन के यूज करते थे और विंटर में वो वुलन्स के यूज करते थे, यानी इनके ये कपड़े यूज करते थे। एंटरटेनमेंट के रूप में देखो क्या करते थे, एंटरटेनमेंट में वो क्या करते थे आर्यंस, देखिए बेटा, वो आपके देखिए डांस करते थे। फिर उसके बाद देखिए हंट, शिकार करते थे, देखिए हंट शिकार भी करते थे। और वो देखिए बेटा गेम भी खेलते थे। क्या खेलते थे? गेम खेलते थे। अब गेम में देखिए इनका क्या है बेटा? डाइस इनका फ्री गेम हुआ करता था। डाइस या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं देखिए बेटा? द्रुत क्रीड़ा, द्रुत क्रीड़ा, या जिसे आप जुआ बोल सकते हो बेटा। ये क्या था? इन लोगों का प्रिय खेल हुआ करता था। पासा, जिसे चौसर हम बोलते थे, चौसर या पासा या द्रुत क्रीड़ा, ये इनका क्या था बेटा? फेवरेट गेम हुआ करता था। किन लोगों का? देखिए ये बेटा आर्यों का प्रिय खेल हुआ करता था। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही करेंगे। हमने सोशल लाइफ को कवर किया। अगली की क्लास में देखें बेटा, हम आपको इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द ऋग्वैदिक एज को ओवर डिस्कस करेंगे। लेते हैं आपसे अलविदा। ओके, एक बार क्लास को आप लोग शेयर जरूर करिएगा अपने ग्रुप में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।